हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए पेपर 6 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि रिकार्डो ने दिया था। सन 1817 में रिकार्डो की एक पुस्तक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसमें उन्होंने लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज की सबसे पहले व्याख्या की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको कि अभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके कई प्रैक्टिकल प्रयोग अभी भी उपयोगी है। इस तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के अनुसार, अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में कम दक्ष है, तो भी उन दोनों राष्ट्रों के बीच में व्यापार किया जा सकता है। अर्थात एक बड़ा राष्ट्र है जिसको दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है, तथा दूसरे राष्ट्र को दोनों वस्तुओं में निरपेक्ष रूप से अलाभ की स्थिति है। फिर भी वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एक दूसरे से लाभ उठा सकते हैं। इसमें एक राष्ट्र को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं निर्यात करना पड़ेगा जिस वस्तु में उसे जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो रहा है वो कम से कम हो रहा है। दोनों वस्तुओं की तुलना में जिस वस्तु की व्यापार में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जो है वो सबसे कम है, अर्थात यही वह वस्तु है जिसमें कि उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। दोनों एक ही चीज है, जिसमें डिसएडवांटेज कम से कम है उसी के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। और उस राष्ट्र को उस वस्तु का आयात करना चाहिए जिस वस्तु के उत्पादन में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा है, अर्थात कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जो है वो कम से कम है। एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज ज्यादा है तो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज जो होगा वो कम से कम होता है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में यूएस और यूके को दर्शाया गया है, जैसे कि वीट और क्लॉथ यार्ड पर हावर दर्शाया गया है और वीट जो है वो बसल्स पर हावर में दर्शाया गया है। यूएस 6 और 4, यूके 1 और 2 कर रहा है, यानी दोनों वस्तुओं के उत्पादन में यूएस ज्यादा उत्पादन कर रहा है और यूके जो है वो थोड़ा कम उत्पादन दोनों वस्तुओं का कम कर रहा है। The United Kingdom now has an absolute disadvantage in the production of both wheat and cloth। जैसा कि हमने सिद्धांत की व्याख्या करते समय बताया था कि गेहूं और कपड़े दोनों के अंदर डिसएडवांटेज है यूनाइटेड किंगडम को। ये यूनाइटेड किंगडम है इन रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट, यानी यूएसए की तुलना में यूनाइटेड किंगडम को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से जो है डिसएडवांटेज हो रहा है। लेकिन यूके की लेबर का जो हाफ प्रोडक्शन है वो क्लॉथ में जाता है। यूके की लेबर का 2/1 होता है, तो लगभग आधी जो है लेबर वो इसमें चली जाती है। अर्थात यूनाइटेड किंगडम को कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लॉथ के अंदर, अर्थात इसके अंदर 6/4 होता है और इसके अंदर 1/2 होता है, यानी इसकी जो 2/3 लेबर जाती है और इसकी आधी लेबर जाती है। इसलिए यूनाइटेड किंगडम को इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लॉथ के अंदर। यहाँ पे 2/3 जा रही है और इसमें आधा जा रहा है।
67% और 50%। इसलिए यूनाइटेड किंगडम को क्या है, यहाँ पर तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति प्राप्त है। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ व्हीट एंड क्लॉथ विद रेस्पेक्ट टू द यूनाइटेड किंगडम। ये बात आप पहले ही कह चुके हैं। बट सिंस इट्स एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ग्रेटर इन व्हीट, यानी गेहूं के अंदर ज्यादा है, वहां पर 6:1 चल रहा है, जबकि कपड़े के अंदर 4:2 चल रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट को कंपैरेटिव एडवांटेज किसमें हो गया, व्हीट के अंदर हो गया। उसको 1 इकाई के बदले में यहाँ पे 6 इकाई मिल रही है, जबकि यहाँ पे 2 इकाई के बदले में 4 इकाई ही मिल रही है। इस प्रकार इसको निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि यूएस को एब्सोल्यूट एडवांटेज जो ग्रेटर है यानी ज्यादा है वो है व्हीट के उत्पादन में, और कंपैरेटिव एडवांटेज लाइज इन व्हीट। इसलिए तुलनात्मक लाभ जो है वो गेहूं के उत्पादन में ही उसको प्राप्त है। और यूनाइटेड किंगडम को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज जो सबसे कम है वो है कपड़े के अंदर, इसलिए उसका कंपैरेटिव एडवांटेज जो होगा वो कपड़े के अंदर होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बोथ नेशंस कैन बिगिन इफ यूनाइटेड स्टेट स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, यानी यूनाइटेड स्टेट को व्हीट के प्रोडक्शन में विशिष्टीकरण करना चाहिए और उसी का निर्यात करना चाहिए, और उसके एक्सचेंज के बदले में ब्रिटेन से उसको कपड़े ले लेने चाहिए। इसी समय यूनाइटेड किंगडम को स्पेशलाइजेशन करना चाहिए क्लॉथ के अंदर, उसी का एक्सपोर्ट करना चाहिए, और क्लॉथ की बची हुई मात्रा से उसको व्हीट जो है वो यूनाइटेड स्टेट से प्राप्त कर लेना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल है डायग्राम के द्वारा जिसमें ये बताया गया है कि जैसे कि ये एक राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है जैसे कि बी, इसको दोनों वस्तुओं का उत्पादन जो है वो ज्यादा मात्रा में ये कर सकता है। दूसरा राष्ट्र है ये ए, जो कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम करता है। अगर दोनों कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है और अपने संसाधनों का एलोकेट करते हैं, एफिशिएंट यूज करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, जैसे कि बी का जो टोटल प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए कि ये है, तो इस पर 12 इकाई ये ट्रक का उत्पादन कर लेगा और 15 इकाई जो है वो कार का उत्पादन कर लेगा, यानी 12y + 15x हो जाएगा। दूसरी तरफ ए का जो उत्पादन होगा वो होगा आपके 3y + 15x, यानी ये 15x का उत्पादन कर लेगा और 3y का उत्पादन कर लेगा, तो 3y + 15x। इस प्रकार ये दोनों राष्ट्र मिलकर के दोनों वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन करते हैं, 15y + 3y यानी 15y हो गया। ये 12 इसने कर लिया और 3 इसने कर लिया, तो दोनों का मिलाकर के 15 ट्रक का उत्पादन होगा दोनों राष्ट्र मिलकर के। और 30x 15x का ये कर रहा है और 15x का बी कर रहा है, तो दोनों का मिलकर के हो गया आपके 30x, तो 15 और 30 45 यूनिट का उत्पादन होता है। लेकिन अगर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं इसी अवस्था के अंदर तो क्या स्थिति होती है, जब वो स्पेशलाइजेशन करेंगे तो ये जो राष्ट्र होगा वो 21 इकाइयों का उत्पादन करेगा ट्रक का, केवल ट्रक की 21 इकाइयों का वो उत्पादन करेगा, और इसका उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कार का। और दूसरा बी राष्ट्र, ए राष्ट्र जो है वो 0 ट्रक का उत्पादन करेगा और 30x का उत्पादन कर लेगा, x की यानी कार की 30 इकाइयों का वो उत्पादन कर लेगा, और दोनों का मिलकर के उत्पादन कितना हो गया, 21y + 30x। तो इस अवस्था में 30x यानी कारों का उत्पादन तो पहले ही उतना ही था, लेकिन ट्रक का उत्पादन जो है वो 6 इकाई बढ़ गया है, 15y से लेकर के 21y तक, यानी दोनों राष्ट्रों को जो है वो इससे लाभ प्राप्त हो रहा है। अब इसमें किस राष्ट्र को कितना गेन प्राप्त हुआ है वही जो एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें यह है कि यूनाइटेड स्टेट वुड बी इनडिफरेंट टू ट्रेड इफ रिसीव्ड 4C। अगर उसको 4 इकाइयां दी जाएगी तो वो 4 इकाइयों का उत्पादन तो वो खुद ही कर रहा है, इसलिए वो इसके उत्पादन के प्रति क्या रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा। और यूनाइटेड स्टेट वुड सर्टेनली नॉट ट्रेड इफ रिसीव्ड 4C फॉर 6W। अगर 4 क्लॉथ के बदले में 6W के बराबर 4 क्लॉथ दिया जाएगा तो भी वो इंडिफरेंट रहेगा। लेकिन दोनों राष्ट्रों को गेन कब होगा, जब यूनाइटेड स्टेट कुड एक्सचेंज 6W फॉर 6C, तो दोनों राष्ट्रों को लाभ प्राप्त होगा। और यूनाइटेड स्टेट वुड देन गेन 2C मोर, और 6W फॉर 4C से क्या हो जाएगा, वो 6W = 6C हो जाएगा, इसलिए उसको
2 इकाइयों का ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। ये उसी उदाहरण को समझाया गया है। अब मैं इसमें केवल आपको एक पर्सनल उदाहरण या जो सिंपल उदाहरण है उसके द्वारा समझाना चाहता हूं कि जैसे कि एक वकील है और एक टाइपराइटर है। एक वकील जिसको लॉ की भी जानकारी है और टाइप की भी जानकारी है, इसलिए वो दोनों काम एक्सपर्ट तरीके से कर सकता है। लॉ का भी काम कर सकता है और टाइप भी वो फास्ट कर सकता है। और एक जो टाइपराइटर है या सेक्रेटरी है, उसको लॉ की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन वो टाइप कर सकता है। अब इसमें फायदा लॉ वाले को और टाइप वाले को इस तरीके से हो जाता है कि अगर लॉ वाला अपनी टाइप के समय में अगर लॉ की प्रैक्टिस को जारी रखता है, तो वो लॉ की प्रैक्टिस से जो आय कमाता है वो टाइप की प्रैक्टिस की तुलना में ज्यादा आय होती है। इसलिए उसको लॉ की प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि टाइप की। अगर वो लॉ की प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देता है तो उसकी अर्निंग जो है वो बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई अर्निंग का थोड़ा सा हिस्सा उसको टाइपराइटर को देना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि टाइपराइटर जो कि दोनों वस्तुओं के उत्पाद दोनों कार्यों के अंदर निपुण नहीं है, उसको भी रोजगार मिल जाएगा, उसको भी आय प्राप्त हो जाएगी। और वकील जिसको या लॉ प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति जो कि लॉ में भी एक्सपर्ट है और टाइप में भी एक्सपर्ट है, लेकिन टाइप की एक्सपर्टीज की तुलना में लॉ की एक्सपर्टीज से उसको जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए वो लॉ की प्रैक्टिस को ज्यादा ध्यान देकर के ज्यादा कमा सकता है, और उस टाइप की प्रैक्टिस के टाइम को लॉ की प्रैक्टिस के अंदर खर्च करेगा तो उसको ज्यादा आय प्राप्त होगी। इस प्रकार से दोनों को लाभ प्राप्त हो सकता है। अब रिकार्डो के सिद्धांत का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें लेवर थ्योरी ऑफ वैल्यू का प्रयोग किया गया है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। यानी अपने अभी भी जो काउंट किया था वो आवर्स के अंदर काउंट किया था। 3 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। In what way was the Ricardo law of comparative advantage superior to Smith's theory of absolute advantage? What is the exception of the law of comparative advantage? Comparative advantage के क्या exceptions हैं? और why is Ricardo explanation of the law of comparative advantage unacceptable? धन्यवाद।